दिखा रहे हैं और दिल्ली को जोड़ने आए उस विकास के साथ। दिल्ली के द्वारका की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगदीश मुखी बीजेपी के नेता, इसके अलावा सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आपको नजर आ रहा है। विशाल जनसैलाब है दिल्ली के द्वारका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। किरण बेदी बीजेपी की दिल्ली में सीएम कैंडिडेट किरण बेदी बोल चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने जा रहे हैं और सभी को इंतजार है कि नरेंद्र मोदी आज दिल्ली से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जो कल भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट रिलीज होने वाला है, काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, उस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के भी क्या कुछ बोलेंगे। नरेंद्र मोदी दिल्ली के विजन को लेकर के और क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि कड़कड़डूमा में कल नरेंद्र मोदी जब बोले तो उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर, सीधे तौर पर निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का एक एड कैंपेन भी चल रहा है, जिसकी सीरीज का दूसरा एड आज मुख्तलिफ अखबारों में रिलीज किया गया है। समझे और आप अच्छे कल के नागरिक बने और अच्छे पुलिस ऑफिसर भी बनोगे, हाथ खड़ा करो, बनोगे। तीसरी चीज, गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली को हम लोग नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ेंगे। हम भारत दर्शन करेंगे, हम युवा ट्रेन मांगेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से। युवा ट्रेन दीजिए, हमारे बच्चे जाके कश्मीर जाएं, कन्याकुमारी जाएं, मिजोरम, असम जाएं। जाना चाहते हो? भारत दर्शन करना चाहते हो? हाथ खड़ा करो, भारत दर्शन करना चाहते हो? हम ये प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें युवा ट्रेन दें ताकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे यहां आए और हमारे बच्चे। और ये विचार प्रधानमंत्री जी का ही है, ये मैंने इनके भाषणों में सुना है, इसी ने तो मुझे प्रेरणा दी है। ऐसे विचार सुन के तो मैं आपके बीच में आई हूं, नहीं तो मैं तो और कोई काम करती थी। यही विचार तो सुन के मैं आई हूं आपके बीच में सदा। तो साथियों, धन्यवाद करें प्रधानमंत्री जी का जो इतने सुंदर विचार हमें देते आए, एक मार्गदर्शन देते आए, इस देश को इतना ऊंचा उठाने के लिए आए। ये हमारा सबका भाग्य खुल रहा है। साथियों, एक और चीज बताऊं, हमारा स्कूल, हमारा कोई कॉलेज, हमारी कोई सरकारी बिल्डिंग अब दोपहर को बंद नहीं होगी। उसी क्षेत्र में जो उस एरिया में जरूरत होगी, अगर पॉलिटेक्निक की जरूरत होगी तो पॉलिटेक्निक खुलेगा, अगर कोई मैनेजमेंट स्कूल चाहिए तो मैनेजमेंट स्कूल खुलेगा। जो भी कोर्स चाहिए उस बिल्डिंग से चलेगा। हम बिल्डिंग को खाली नहीं रखेंगे, हम डिस्पेंसरी को आधा दिन बंद नहीं करेंगे, हम सरकारी इमारतों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा लगा? इसी प्रकार, थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख गया। मुझे ऐसे बोलना आता नहीं है, मैं सीख रही हूं। सुनो साथियों, और हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। सुनिए मेरे भाइयों, हमारे पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, वो खाली रहता है। मैं खिलाड़ी रह चुकी हूं अपनी जिंदगी में, मुझे पता है कि खिलाड़ी ना हो तो पूरा एजुकेशन नहीं होती है। ये भी विचार हमारे प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने शुरू से कहा है सभी बच्चे खेलें, लड़की हो या लड़का। साथियों, मुझे यही कहना है, मैं तो इंप्लीमेंट करने आई हूं अपने प्रधानमंत्री जी के सपनों को और विजन को। इनको इंप्लीमेंटर चाहिए, इनके सपनों को सड़क पे उतारना है, हमने लागू करना है। मैं तो इंप्लीमेंट करने आई हूं। जितने भी स्टेडियम है उनका पूरा उपयोग होगा बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, वो स्टेडियम्स जो हैं। और इसके साथ साथ हम लोग इस दिल्ली में स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। खिलाड़ी भी बनाएंगे और कोच भी बनाएंगे। कैसा लगा? सिर्फ 2 विचार और करूंगी और बैठ जाऊंगी, क्योंकि हम सब वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए। गर्मियों की छुट्टियों में हम फालतू में समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिसने मां बाप के साथ छुट्टियों में जाना, जाओ। जो बच्चे दिल्ली में रहने वाले हैं उनको समाज सेवा के साथ जोड़ेंगे। समाज सेवा में, झुग्गी झोंपड़ियों में जहां अनपढ़ता है, जहां पढ़ाई नहीं है, झुग्गी झोंपड़ियों में हम आपको साथ में शामिल करेंगे। झुग्गी झोंपड़ियों में आप साक्षरता के अभियान चलाओगे? हाथ खड़ा करो, चलाओगे? जो भी स्टूडेंट साक्षरता के अभियान झुग्गियों में चलाएंगे, उनको नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे,
उनको नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ऐसा प्रावधान करेंगे। जो साक्षरता के अभियान के साथ हमको दिल्ली को साक्षर करना है, स्वच्छ करना है, स्वस्थ करना है, हमें उनको सक्षम करना है, सबको साथ लेके चलना है। जब तक हम इन एरियाज में नहीं जाएंगे, साक्षरता नहीं लाएंगे, स्वच्छता नहीं लाएंगे, सक्षमता नहीं लाएंगे, साथियों, हमारी दिल्ली अधूरी पड़ी रहेगी। कुछ आगे चलते जाएंगे और कुछ पीछे ही रह जाएंगे। और फाइनली एक चीज कहूंगी, मैं 65 साल की भी हूं, लेकिन मन में बहुत युवा हूं। मैं 65 साल की हूं, लेकिन मेरा मन युवा है। युवाओं के साथ मैं जुड़ी हुई हूं। मुझे युवा बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पता है मेरा युवा भारत का भाग्य है। भारत का भाग्य आपके साथ जैसे मैं बात कर रही हूं, ऐसे बात करती रहूंगी। हमारी सारी सरकार, सारे मंत्री लोग आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे पार्टी के लीडरशिप आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे तमाम कार्यकर्ता आपसे जुड़े रहेंगे, ताकि आपके विचार सुनते रहें। हम आपको वो सरकार दें जो आपको चाहिए। ये सरकार आपकी है, ये सरकार सबकी है, ये सबकी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने साकार करने वाली है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने वाली है। और वर्ल्ड क्लास सिटी साक्षर दिल्ली होगी, स्वच्छ दिल्ली होगी। साक्षर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, सक्षम दिल्ली, जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट हो, कामकाज हो, बैंक से लोन मिले और काम शुरू हो जाए। अच्छा लगा? विश्वास करते हो पूरा होगा? वो तभी होगा जब जाके अपने उस दिन, वोटिंग वाले दिन, आप जाके बटन दबाओगे। और बटन दबाओगे किसका? किसका? कमल पर। फिर आपके पास पूर्ण सरकार आएगी, पूर्ण सरकार आएगी, जो 5 साल आपके लिए काम करेगी, सेवा करेगी और दिल्ली को एक साक्षर सबकी दिल्ली बनाएगी। इस वक्त सबकी दिल्ली नहीं है, अभी हमको सबकी दिल्ली बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में उनका पदार्पण हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सतीश उपाध्याय जी से अनुरोध करता हूं कि पुष्प कुछ देके पश्चिमी दिल्ली की जुझारू जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत करें। और 1 मिनट तक तालियां बजाकर आप अपनी ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी को पश्चिमी दिल्ली की सभी सीटों पर विजय का आश्वासन दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। मैं अनुरोध करूंगा पश्चिमी दिल्ली के युवा सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करें। दिल्ली देहात की ओर से एक पगड़ी के स्वरूप में उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। गगनभेदी तालियों और गगनभेदी नारों के साथ आश्वासन दीजिए प्रधानमंत्री जी को कि आप पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की सभी विधानसभा सीटें जिताकर भेजेंगे। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही
जुझारू नेता किरण बेदी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, यहां के सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं अकाली दल के उम्मीदवार नजफगढ़ से श्री अजीत जी, उत्तम नगर से दल के उम्मीदवार नजफगढ़ से श्री अजीत जी, उत्तम नगर से श्री पवन शर्मा जी, विकासपुरी से श्री संजय सिंह जी, तिलक नगर से राजीव बब्बर जी, मादीपुर से राजकुमार जी, जनकपुरी से जगदीश मुखी जी, राजौरी गार्डन से अकाली दल के हमारे साथी मनजिंदर सिंह सिरसा, हरिनगर से श्री अवतार सिंह, द्वारिका से प्रद्युम्न राजपूत जी, मटियाला से राजेश जी, पालम से धर्मदेव जी, ब्रिजवासन से सतप्रकाश जी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं असली द्वारिका वाला हूं। क्योंकि अब मैं दिल्ली वासी हो गया हूं, आपका हो गया हूं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में मैं यहां आया था और उस समय मैंने आपकी पानी की समस्या का जिक्र किया था, याद है? सामान्य तौर पर राजनीति में एक ऐसी आदत बनी हुई है कि लोगों को वादे करना और बाद में वादे भुला देना। लेकिन मैं सामने से याद करता हूं आपको, मैंने आपसे यही द्वारिका की सभा में आपके पानी की समस्या की चर्चा की थी और जैसे ही आपने हमें सेवा का मौका दिया और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमने आपकी पानी की समस्या का समाधान किया कि नहीं किया? पानी पहुंचना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? एक समय था जब दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पानी के नाम पर वहां किसानों को भड़काती थी और दिल्ली की सरकार पानी के नाम पर दिल्ली वासियों को भड़काती थी।
हरियाणा और दिल्ली के आपस में तनाव पैदा करना और अपनी राजनीति करते रहना, यही चरित्र इस देश में कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया था। हमने आते ही रास्ते खोजने का प्रयास किया, समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात जूझते रहना, मेहनत करना, सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव कैसे आए, उसकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, इसी पर सोचते रहते हैं, इसी पर रास्ते खोजते रहते हैं और हो सके उतना जल्दी उसकी अमलवारी करते हैं। भाइयों बहनों, नारेबाजी करने वाले, वादे करने वाले, यहां तो दो दल ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ जिनके बीच में सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे सौदे होते हैं, जनता को धोखा देकर के पर्दे के पीछे दोस्ती कर करके सरकार बनाई जाती है, और अब जब चुनाव आया तो इन दोनों दलों के बीच में एक स्पर्धा चल रही है। रोज सुबह उठ करके तय करते हैं कि आज कौन सा बड़ा झूठ फेंका जाए, आज सनसनी पैदा हो, ऐसी कौन सी खबर को लाया जाए ताकि टीवी मीडिया में कुछ जगह हमारी में बन जाए। एक तरफ झूठे वादों की स्पर्धा हो रही है, झूठ बोलने की स्पर्धा हो रही है, झूठे आरोप लगाने की स्पर्धा हो रही है। एक प्रकार से लग रहा है शायद पहले कभी दिल्ली के चुनाव पर झूठ का इतना साया सवार नहीं हुआ होगा जितना इस चुनाव में झूठ का सहारा लिया जा रहा है। भोला भाला चेहरा करके जनता को मूर्ख बनाना, और जब अंदरूनी बातें करते हैं तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, आखिरकार 24 घंटे का सवाल होता है, आप आज एक झूठ फेंको, लोग उसकी सच्चाई खोज करके आएंगे, तब तक 24 घंटे में दूसरा झूठ फेंक देंगे, लोग पहले वाला भूल जाएंगे। यही कारोबार चला है। सरकार चलाना, राजनीति करना एक गंभीर जिम्मेवारी होती है, पसीना बहाना पड़ता है, सामान्य से सामान्य मानवी के दुख दर्द को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। भागने से काम नहीं चलता है, आंख से आंख मिला करके उसके दर्द को पढ़ना पड़ता है, और तब जाकर के उसकी कठिनाइयों को समझे बिना रास्ते नहीं निकलते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल्ली को एक जिम्मेवार सरकार की आवश्यकता है। दिल्ली को एक संवेदनशील सरकार की आवश्यकता है। दिल्ली में जो यहां की धरती से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष
दिल्ली के सामान्य मानवी की सेवा में खपाए हैं, ऐसे सेवा भावी लोगों की जरूरत है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज अनुरोध करने आया हूं, और अब तो दिल्ली पर कुछ मेरा भी तो हक बनता है। मुझे हक कुछ पाने के लिए नहीं चाहिए। आपने मुझे इतना दिया है, मेरे लिए मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, आपने मुझे जो दिया है, दिल्ली मुझे 7 लोकसभा की सीटें दें और पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अवसर दें, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है भाइयों। आपने मुझे वो दिया है, अब मुझे ब्याज समेत उसे लौटाना है। विकास करके लौटाना है, यहां की समस्याओं का समाधान करके लौटाना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे आप सेवा करने का मौका दीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक टेबल पर बैठ करके बातचीत कर सकूं, ऐसी मुझे दिल्ली में सरकार दीजिए। अगर आप मुझे दिल्ली में दिन रात आंदोलन करने की आदत रखने वाली सरकारें बनाओगे, तो न उनको बातचीत में इंटरेस्ट होगा, न वो समस्याओं के समाधान में इंटरेस्टेड होंगे। उनको तो सिर्फ टीवी में जगह मिल जाए, बस उनका काम हो गया। भाइयों बहनों, टीवी में जगह पाने के लिए सरकारें नहीं चलानी होती है, सरकार चलानी होती है जनता जनार्दन के दिलों में जगह बनाने के लिए, उनके दुख दर्द को मिटाने के लिए, उनको कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है, तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? अच्छा, हमारे कांग्रेस के मित्रों को और हमारे विरोधियों को इस बात का भी दर्द हो रहा है कि मोदी नसीब वाला है। अरे
अरे नसीब वाला मोदी नहीं है, 125 करोड़ देशवासियों के हाथ जिसके सर पर हो, उससे बड़ा नसीब नहीं होता है भाइयों। उससे बढ़कर के कोई नसीब नहीं होता है। जहां 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद जिसके सर पर रहे, उससे बड़ा देश का कोई नसीब नहीं होता है भाइयों। और इसलिए हर सफलता में झूठ के सहारे नई नई बातें बताते रहना और देश को गुमराह करने का प्रयास होना, भाइयों बहनों, हमारे देश में जो सामर्थ्य है, क्या ये सामर्थ्य मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आया क्या? पहले सामर्थ्य था कि नहीं था भाई? देश के 125 करोड़ में ताकत थी कि नहीं थी? देश के नौजवान में ताकत थी कि नहीं थी? देश के किसानों में ताकत थी कि नहीं थी? देश की माताओं बहनों में ताकत थी कि नहीं थी? यह देश शक्तिशाली था। देश के नौजवान में ताकत थी कि नहीं थी? देश के किसानों में ताकत थी कि नहीं थी? देश की माताओं बहनों में ताकत थी कि नहीं थी? यह देश शक्तिशाली था। लेकिन देश को ऐसी सरकारें मिले, ऐसे नेता मिले, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग मिले, जिसके कारण देश की पहचान नहीं बन पाई, देश की ताकत का दुनिया को एहसास नहीं हो पाया। आज भाइयों बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के सहारे खड़ा हूं और इसलिए दुनिया के किसी भी मेहरबान से बात करता हूं, आंख में आंख मिला के बात करता हूं। दुनिया की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो भाइयों, मैं बराबरी का व्यवहार करता हूं। और मुझे, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो मेरा मखौल उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाई जाती थी। ये मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है, कौन पहचानता है? जब हिंदुस्तान भर में मैं घूमने लग गया, लोगों से मिलने लग गया, चुनावी रैलियां एक के बाद एक होने लगी, तो फिर उन्होंने शुरू किया, लेकिन दुनिया में कौन पहचानता है? विदेश नीति का क्या होगा? इनको विदेश नीति का एबीसीडी भी मालूम नहीं है। यही होता रहा। भाइयों बहनों, जिसे देश की नीतियां मालूम होती है ना, उसके लिए विदेश नीति कठिन नहीं होती है दोस्तों। विदेश नीतियों में विफलता इसलिए आई कि आप देश की नीतियों को नहीं जानते थे, देश की नीयत को नहीं जानते थे, देश की नैतिकता को स्वीकार नहीं करते थे, और इसलिए दुनिया में जाकर के पीट करके वापिस आते थे आप। हम दुनिया में जाते हैं, हम जब दुनिया में जाते हैं, दुनिया के लोगों को मिलते हैं, तो मोदी के रूप में नहीं मिलते हैं। हम भूल जाते हैं हम नरेंद्र मोदी हैं। हम यही याद रखते हैं कि मेरे पीछे 125 करोड़ देशवासियों की ताकत मेरे पीछे खड़ी है। यही ताकत होती है। आप मुझे बताइए, जिस देश के पास 65% लोग 35 साल से कम आयु के हो, वो देश में कितनी ताकत होती है दोस्तों। अरे परिवार में भी एक नौजवान बेटा या बेटी होते हैं,
तो भी बूढ़े मां बाप में एक हौसला रहता है कि बेटा जवान है, अच्छा होगा। ये इतना बड़ा देश है जहां 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं और दुनिया का अधिकतम देश बहुत तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं और दुनिया में हिंदुस्तान बहुत तेजी से जवान होता जा रहा है। और इसलिए विश्व में भारत एक शक्तिशाली युवा देश के रूप में उभर करके आया है और इस परिस्थिति का मैं लाभ लेना जानता हूं मित्रों। विश्व में भारत का लोहा कैसे मनवाया जाए, ये मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं देश को जानता हूं, देश के लोगों को जानता हूं और यही मेरी ताकत है। मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे पास जन जन की शक्ति की पहचान है और उसी के भरोसे मैं देश की नैया को आगे ले जा रहा हूं और उसी प्रकार से मैं दिल्ली को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली ये सिर्फ दिल्ली सरकार का खेल नहीं है, यह दिल्ली की सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है। मैं मानता हूं भारत सरकार ने भी दिल्ली के संबंध में विशेष जिम्मेवारी उठानी चाहिए। दिल्ली एक प्रकार से लघु भारत है, लघु भारत। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग दिल्ली में न रहते हो। यहां हर भाषा भाषी लोग मिलेंगे, हर कोने के लोग मिलेंगे और दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी आन बान शान, ये हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें दिल्ली आन बान शानदार बनाना है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूर्वांचल का हूं और पूर्वांचल का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना है। बनारस के लोगों ने मुझे जिता करके भेजा है, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए हैं और इसलिए मैं, जब मेरा लोकसभा चुनाव कहां से लड़ूंगा वो तय नहीं हुआ था, तब भी मैंने एक बार विस्तार से कहा था कि अगर हमें भारत का भाग्य बदलना है तो भारत में संतुलित विकास होना जरूरी है। किसी एक इलाके में विकास होने से देश का विकास नहीं होगा। आप साइकिल की ट्यूब में हवा भरें, लेकिन एक कोने में गुब्बारा हो जाए और हवा वहीं पहुंच जाए तो साइकिल चलेगी क्या? साइकिल तो तब चलेगी जब हवा पूरी ट्यूब में समान रूप से फैली हो। विकास भी सर्वसमावेशक हो, सार्वदेशिक हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वहितकारी हो। अगर अकेला हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आगे बढ़ जाएगा और हिंदुस्तान का पूर्वांचल पीछे रह जाएगा तो ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। अगर गुजरात आगे बढ़ता है, राजस्थान आगे बढ़ता है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता है, कर्नाटक आगे बढ़ता है, हरियाणा पंजाब आगे बढ़ता है, लेकिन अगर मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, ये अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए
हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में देश का ये जो पूर्वी हिस्सा है वो भी विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे और विकास इतना हो कि दिल्ली वालों को लगे कि भले एक बिजनेस यहां चलता है लेकिन अब दूसरा बिजनेस जाकर के पटना में करूं, गुवाहाटी में करूं और मैं वहां पर अपना हाथ पैर फहराऊं, यहां तक मुझे आगे ले जाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं चुनाव भी लड़ा था विकास के मुद्दे पर, मैं सरकार भी चलाता हूं विकास के मुद्दे पर, और आज दिल्ली की जनता को भी कहने आया हूं कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान उसकी एक ही जड़ी बूटी है। हमारे हर दुख की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। हमारे सपनों को साकार करने का मार्ग एक ही जड़ी बूटी है और उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। अगर विकास होगा तो रोजगार मिलेंगे, विकास होगा तो जीवन में बदलाव आएगा, विकास होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सुख सुविधा का प्रबंध होगा, बूढ़े मां बाप को दवाई मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने विकास के रास्ते पर जाना तय किया है। कोई मुझे बताएं, गरीबी हटाने के नारे हम लोग जब से पैदा हुए सुनते आए हैं, लेकिन क्यों नहीं हटी गरीबी? इसलिए इन राजनेताओं को गरीब रखने में ही उनकी राजनीति की सलामती थी। इन लोगों ने अपनी राजनीति की सलामती की चिंता की है, आपके सपनों की, जीवन की सलामती की चिंता नहीं की है। और इसलिए मैं भाइयों बहनों कहता हूं, कैसे बदलाव आता है। आप देखिए, एक छोटी योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबी हटाने के नारे लगाए गए थे और हिंदुस्तान की जनता को कहा गया था कि अब बैंक ये धन्ना सेठों के पास है, ये बैंक पर अमीरों का कब्जा है, ये उनसे ले लिया जाएगा और ये बैंक, उसका खजाना गरीबों को दे दिया जाएगा। ऐसे नारे लगाए गए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 40 साल हो गए, 40 साल। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने 40 साल में कभी गरीब को बैंक में देखा था? क्या कोई गरीब बैंक में खाता खोलने के लिए जाइए हिम्मत तक कर सकता था? अरे बैंक के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था तो भी सिपाही उसको भगा देता था। वो दिन आपने देखे थे कि नहीं देखे थे? अगर देश की अर्थधारा की मुख्य धारा में आपका गरीब को एंट्री नहीं है तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ोगे भाइयों? गरीबियों के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने आते ही तय किया और मैंने 15 अगस्त को घोषित किया था कि 26 जनवरी के पहले, और मैं काम समय सीमा में करता हूं, होगा, देखेंगे, सोचा है, हां बात चल रही है, हां मीटिंग होने वाली है, ये मेरी काम करने का तरीका नहीं है जी। ये गपोड़बाजी करना मुझे पसंद नहीं है भाइयों। जितना हो सकता है ईमानदारी से कहता हूं, जहां नहीं हो सकता है हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि भैया लगता नहीं है ये हो पाएगा। देश की जनता को सच्चाई में भरोसा होता है भाइयों। और प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की,
समय सीमा में लागू की, गरीबों का बैंक में खाता खुल गया। खाता खुल गया इतना ही नहीं, गरीबों को रुपये का कार्ड दिया गया। गरीब को 1 लाख रुपये का अकस्मात बीमा दिया गया। 1 लाख रुपये का, एक भी पैसा लिए बिना दिया गया। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है और नई सरकार के इतने कम समय में हुआ है भाई। बीमार है, 30,000 रुपये तक की बीमारी की जिम्मेवारी सरकार ने उठाने का फैसला कर लिया भाई। और गरीब देखिए, हमारे देश के गरीब की अमीरी देखिए साहब। सरकार ने तो कहा था गरीबों को कि आप 0 बैलेंस से अकाउंट खोल सकते हैं, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक आपका खाता खोल देगी। उसके बावजूद भी मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। उनको लगा ठीक है मोदी जी तो अपने जैसे ही हैं, फकीर आदमी हैं, तो उन्होंने तो कह दिया मुफ्त में खाता खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, कुछ तो रखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, ये जो बैंक के खाते खुले न गरीबों के, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, कुछ तो रखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, ये जो बैंक के खाते खुले न गरीबों के, इन गरीबों ने किसी ने 10 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया बैंक में जमा करवाया, बिना पैसे खाते नहीं खुलवाए और करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया जमा किया। 10,000 करोड़ रुपया जमा किया। ये है मेरे देश के गरीबों की अमीरी भाइयों। और जिस देश के गरीबों के पास इतनी अमीरी हो तो उन गरीबों के लिए जिंदगी खपा देने का भी एक आनंद और होता है भाई। उनके लिए जीने का एक अलग आनंद होता है, उनके लिए काम करने का अलग आनंद होता है। और तभी तो भाइयों हमने निर्णय किया। मैं जब से दिल्ली के विषय में सुनता, एक बार 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 सुनता, हर चुनाव में सुनता था, हर राजनेता के मुंह से सुनता था, अनऑथोराइज कॉलोनी, अनऑथोराइज कॉलोनी, अनऑथोराइज कॉलोनी और अनऑथोराइज वादे। एक तरफ अनऑथोराइज कॉलोनी, दूसरी तरफ अनऑथोराइज वादे, यही चलता था। भाइयों बहनों, हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, उनको ऑथोराइज करने का। किया कि नहीं किया? काम पूरा किया कि नहीं किया? लेकिन मैं वहां रुकने वाला नहीं हूं, आपको अपने नसीब पे छोड़ने वाला नहीं हूं। आपका नसीब मेरे नसीब से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए अब मेरा जिम्मा बनता है कि इनको ऑथोराइज तो कर दिया, अब पुलिस वाला जाकर के डंडा नहीं चलाएगा, म्युनिसिपैलिटी वाला जाकर के आंख नहीं दिखाएगा, लेकिन सुविधा का क्या? और इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी इन अनऑथोराइज कॉलोनी में भी सुविधाएं मिले, व्यवस्थाएं मिले, उनके जीवन में बदलाव आए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं भाई। मैं जानता हूं इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या इतनी भयंकर होती है कि आप समय पर कहीं पहुंच ही नहीं सकते। होती है कि नहीं होती है? अब ये समस्याएं तो आराम से हमारी किरण जी की इसमें मास्टरी है, वो आराम से समाधान करा देगी आपका। भाइयों बहनों, समस्या का समाधान करना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में आने वाला व्यक्ति मोबाइल फोन तो खरीद सकता है, कभी घर में छोटा सा टीवी भी ला लेता है, लेकिन अव्यवस्था के कारण, महंगाई के कारण, कानूनी मुसीबतों के कारण कभी वो अपना घर का घर नहीं बना पाता है। हर इंसान का एक सपना होता है
बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। दूसरा सपना होता है अपना घर हो, खुद का घर हो। हर किसी की इच्छा होती है। क्या भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल के बाद मेरे देशवासियों को अपना खुद का छत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे ताकत से बताओ भाइयों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां झोपड़ी वहां मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी सम्मान से जीने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने ठान ली है, जहां झुग्गी है, झोपड़ी है, गरीब हैं, उनको अपना पक्का मकान देना है मुझे। और मकान भी वो जिसमें पानी हो, मकान वो जिसमें बिजली हो, मकान वो जिसमें शौचालय हो, मकान वो जहां नजदीक में उसकी रोजी रोटी चलती रहती हो। ऐसा नहीं कि यहां से झोपड़ी हटाई और उसको यमुना पार कहीं फेंक दो, नहीं। जहां झोपड़ी होगी वहीं पर ऊंची इमारतें बना करके उसको पक्का मकान देने का मैंने निर्णय किया है। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के दीवानों को, जिन सपनों को लेकर के फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, जिन सपनों को लेकर के जवानी जेल में खपा दी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की जंग चली थी, उन सभी आजादी के दीवानों को जब आजादी के 75 साल हो तो इस बात का संतोष हो कि मेरे आजाद हिंदुस्तान में अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने खुद के घर में रहने लगा है। ये काम मुझे करना है। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, हमें दिल्ली को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। झूठे वादों से, भड़काऊ भाषणों से, 24 घंटे की चाल चलने वालों से देश नहीं चला करते हैं दोस्तों। शासन चलाना एक गंभीर जिम्मेवारी होती है और उसको पूरा करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, बार बार चुनी जा रही है। एक समय था ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, ज्यादा समय नहीं, 10 साल हमको अवसर करा, सेवा का अवसर मिला, 10 साल। अभी और 5 साल लोगों ने फिर से दे दिया है। 10 साल के भीतर हमारे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके समृद्ध राज्य की बराबरी में ला करके रख दिया। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की हिंसा से, लहू से तरबतर डॉक्टर रमन सिंह ने हिम्मत के साथ हौसले बुलंद रखते हुए काम किया। और किसी जमाने में पंजाब और हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो देश का पेट भर देते थे, दान पैदा करते थे, आज उसी की बराबरी छत्तीसगढ़ आकर के खड़ा हो गया। भाइयों, वही लोग, वही धरती, वही खेत, वही किसान, लेकिन सरकार बदलते ही परिस्थिति बदल गई भाइयों। और इसलिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी एक एक सरकार का काम देखिए, और हर सरकार ने उन राज्यों के जीवन में बदलाव लाया है। जब भी अवसर मिला है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कोताही नहीं बरती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम आपसे
आशीर्वाद मांगते हैं और मेरी दिल्ली वासियों से प्रार्थना है, गलती से भी आधा अधूरा मत करना। हमारा 1 साल बिगड़ गया। दिल्ली जैसे शहर का 1 साल बिगड़ना मतलब 25 साल हम पीछे चले जाते हैं। एक मिनट की कीमत होती है दिल्ली के विकास के लिए, एक मिनट की। ये देश की राजधानी है। यहां की छोटी सी हलचल भी देश के जीवन पर परिणाम पैदा करती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना आवश्यक है। स्थिर सरकार चाहिए, जिस पर भरोसा कर सके ऐसी सरकार चाहिए। मुझे बताइए, दिल्ली में अगर आपने बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी की सरकार बनाने के बाद यहां जो सरकार में बैठे रहेंगे उनको मोदी का डर रहेगा कि नहीं रहेगा? भारत सरकार का डर रहेगा कि नहीं रहेगा? गलत करने से 50 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? ढीला ढाला काम करने से भी 50 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? लेकिन जिनके ऊपर कोई है ही नहीं, उनको कोई परवाह है क्या? उनको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे लोग बैठेंगे तो क्या होगा आपको भाई? सिवाय बर्बादी कुछ नहीं मिलेगा भाइयों, सिवाय बर्बादी कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं आज आग्रह करने आया हूं, ये जनता जनार्दन हमारा हाईकमांड है, यही हमारा हाईकमांड है। हम उसी की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हम दिल्ली को पूर्ण बहुमत के साथ एक प्रगतिशील, भरोसे वाली किरण बेदी के नेतृत्व में एक सरकार देना चाहते हैं। और मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार दीजिए, भारी मतदान कीजिए और आपके सपनों को साकार कीजिए। और मुझे ब्याज समेत जो लौटाना है ना, वो लौटाने का मौका दीजिए। मुझे विकास करके लौटाना है, विकास करके लौटाना है। उसके लिए मुझे अवसर दीजिए। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ भारत माता की जयकार बुलाइए। सभी उम्मीदवार यहां आ जाए भाई, सारे उम्मीदवार आ जाए, उम्मीदवार आ जाए आगे। किरण जी आप भी आ जाइए। भारत माता की आवाज दूर दूर पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के द्वारका से पीएम नरेंद्र मोदी को आप लाइव सुन रहे थे, कैंपेन वो कर रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा हमने सुना। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए पैनल है। इंट्रोडक्शन हम करा चुके हैं। एनके सिंह साहब यहां पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी यहां पर हैं, अश्विनी उपाध्याय हैं, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, मुकेश नायक स्पोक्स पर्सन कांग्रेस हमारे साथ हैं, और कुछ ही देर में ऋचा पांडे जो है आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। मुकेश नायक जी, मैं ध्यान दे रहा था कि पूरे भाषण के दौरान आपकी आंखें बंद थीं। आप सो रहे थे या मोदी का भाषण लीन होकर सुन रहे थे? नहीं, मैं बहुत ध्यानपूर्वक उनका भाषण सुन रहा था और मैंने ये सुना, भाषण देने में तो वो माहिर हैं। 8 महीने से भाषण के अलावा इस देश में वो कुछ कर नहीं रहे। 8 महीने से मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली पूरे देश में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, मैटरनिटी पेंशन हितग्राहियों के खाते में नहीं गई 8 महीने से। क्रूड ऑयल की प्राइस सबसे ज्यादा कम हुई पूरी दुनिया में इन 15 सालों की तुलना में। उसके बावजूद भी रेलवे का किराया 14.4% बढ़ा दिया। माल भाड़े की प्राइसेस बढ़ गई, टैक्सी के दाम बढ़ गए। आपके टाइम में नहीं बढ़े थे क्या? जब क्रूड ऑयल की दाम कम हुए पूरे दुनिया में, हमारे समय में जब बढ़े थे तब क्रूड ऑयल की प्राइस पूरे वर्ल्ड में बढ़ी थी। उस अनुपात में हमने बढ़ाई।
लेकिन इन्होंने जो वैट टैक्स लगाया, जो टैक्स लगाया, उसका लाभ देश की जनता को नहीं हुआ। जिस अनुपात में ये दाम कम हुए थे पूरी दुनिया में, इन्होंने उसमें भी कमाई कर ली। पूरा पढ़े लिखे लोग, सब लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, पैनल में प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सिंह साहब से पूछ लीजिए आप, ठीक ये सही है कि नहीं है। नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूं कि जब कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, मुकेश नायक जी, मैं भी मानता हूं कि बाकी चीजें उसके साथ सस्ती नहीं हुई, और ये सवाल बीजेपी से कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपसे पूछूंगा कि मुकेश नायक जी जो खामियां गिना रहे हैं अभी 8 महीने की सरकार की, वो उनकी खींच है या वाकई में निशाना उनका सही है? देखिए, अगर इनका निशाना बिल्कुल सही होता तो उसके बाद हरियाणा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र हुआ, उसके बाद झारखंड हुआ। तो मोदी लहर चल रही थी ना उस वक्त। तो आपको क्या लगता है मोदी लहर खत्म हो गई? वो क्या है, वो डेट खत्म हो गई? किरण बेदी को लाए तो सबको लगा मोदी लहर शायद खत्म हो गई। वहां भी फडणवीस है, वहां पे आपको हर जगह मुख्यमंत्री बने हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश जी सुन ले मेरी बात, सुने, अब सुने। नहीं हुआ, आप इसकी बात करिए ना। हम उसी पे आ रहे हैं मुकेश जी, उसी पे आ रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं या नहीं, ये बताइए ना। हम आ रहे हैं दिल्ली के मुद्दे पे आ रहे हैं मुकेश जी, दिल्ली के मुद्दे पे आ रहे हैं। एक बात का आप जवाब दे दीजिए, जो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली और पानी। आपकी केंद्र में सरकार थी 10 साल, दिल्ली में थी शीला दीक्षित की 15 साल, और हरियाणा में थे हुड्डा जी 10 साल। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने एक समझौता किया था हरियाणा के साथ कि पानी देंगे दिल्ली को, मुनक कैनाल में पानी आएगा, दिल्ली को पानी मिलेगा। केंद्र में सरकार, दोनों राज्यों में सरकार के बाद पानी क्यों नहीं पहुंचा? और हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और हरियाणा में सरकार बनते दिल्ली को पानी मिल गया। ऐसा कैसे हुआ? इसमें भी कोई तेल का दाम थोड़ी कम हुआ था, इसमें तो कोई विदेशों से कोई मतलब नहीं था ना। ये होता है आपकी समझ। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और हरियाणा में सरकार बनते दिल्ली को पानी मिल गया। ऐसा कैसे हुआ? इसमें भी कोई तेल का दाम थोड़ी कम हुआ था, इसमें तो कोई विदेशों से कोई मतलब नहीं था ना। ये होता है आपकी समझ, ये होता है आपकी गहराई, ये होता है आपका वास्तव में जनता की समस्याओं को लेके आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जी, कि दिल्ली के 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के लिए 15 साल के बाद आपने पानी पिला दिया। 15 साल से। अरे आपने क्यों नहीं पिलाया सर जी? नहीं पी रहे थे, आपने क्यों नहीं पिलाया? हरियाणा में सरकार बनी है, पानी पीने लगे। आपको पता नहीं, आप भोपाल में थे। मुकेश नायक जी, मोदी साहब ने साफ कहा कि पिछली सरकारें जो करती रही हैं वो 2 ही मुद्दों पर रही, अनऑथराइज्ड कॉलोनी और अनऑथराइज्ड वादे। आपको पता है पूरे देश का बजट 1951-52 में 325 करोड़ रुपए था, पूरे भारत का बजट। आज अकेले दिल्ली का बजट 40,000 करोड़ रुपए है। एक ये लंबी यात्रा है, लंबी जर्नी है। जैसे जैसे साधन बढ़ते हैं वैसे वैसे लोगों की व्यवस्थाएं होती है, आपूर्ति होती है, जीवन स्तर में बदलाव आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलती है। जब रिसोर्स होंगे तभी काम होते हैं। ठीक है। एनके सिंह साहब, एक बहुत अहम सवाल मेरे पास है आपसे पूछने के लिए। अभी अभी मोदी ने जब अपना भाषण वो वाइंड अप कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी तो इस सरकार को डर होगा कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है, सब ईमानदारी से काम करेंगे। अगर किसी और की सरकार आ गई तो उनको डर ही नहीं होगा क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं होगा। क्या मोदी ये कहना चाहते थे कि बीजेपी के अलावा किसी की भी सरकार आएगी तो वो दिल्ली को उसके हाल पे छोड़ देंगे? नहीं, उसमें एक चीज है कि ये मर्मस्थल पे हमला करना इसको कहते हैं। ये बात सही है कि अगर अरविंद केजरीवाल पे वो हमला था कि अगर आएंगे तो वो बेलगाम रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर कुछ और तो है नहीं, सिंगल लीडर पार्टी है। और अगर वो आते हैं तो वो कैसे करेंगे अगले 5 साल, इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए तो बहुत ज्यादा केंद्र का तो होल्ड रहेगा ही ना। केंद्र का होल्ड होता नहीं है बहुत ज्यादा विकास में, आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाँ, केंद्र और राज्य की सरकारें से तब वो कंट्रोल ज्यादा होता है। तो ये मोदी जी ने कहा है, बात सही है। और मोदी जी आज अपने असली फॉर्म में थे। पिछले दो भाषणों में अगर आपने देखा हो तो वो फॉर्म गायब था। पिछले वाले में तो बिल्कुल ही नहीं था, और उसके पहले जो दिया था उसमें भी लगभग नहीं था। आज पहली बार जब 5 मिनट हो गए उसके बाद ही अपने, क्योंकि मोदी जी को मैं करीब 30 साल से देख रहा हूं, 25 साल से तो कवर ही कर रहा हूं, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि अपने जो जनरल इलेक्शन के फॉर्म में थे उसमें आए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए दिल्ली में सबको मकान देने के लिए। 5 लाख मकान चाहिए। अगर 1 लाख रुपए का भी मकान देते हैं, जो कि आप मल्टी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 लाख का होगा, तो ये दे सकते हैं।
अगर देश का प्रधानमंत्री, और वो भी मोदी की क्रेडिबिलिटी अभी भी बाकी है, खत्म, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन हो रहा है लेकिन अभी भी बाकी है, ऐसा जब कहते हैं कि हम मकान देंगे तो ये बात सही है कि वो जनता को मुतासिर करेगा। तो आज हम कह सकते हैं भाषण एक अच्छा भाषण था और इससे असर पड़ेगा चुनाव में। लेकिन मुकेश जी ने बड़ी बढ़िया बात कही है, बिल्कुल सही है कि हर डॉलर जो गिरता है, 115 डॉलर पर बैरल से आज आप 42 डॉलर पे आ गए हैं। हर डॉलर पे भारत को 4000 करोड़ का फायदा होता है, 2.5 लाख करोड़ का फायदा हो चुका है। तो अगर आप ये दे रहे हैं तो ये कमाल उसका है। ठीक है, उसको आपने ले लिया है, जनता से पूरा नहीं दिया है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ट्रांसफर हो सकता था जनता को, और आज देश में पेट्रोल 32 रुपए लीटर होता है। ठीक है, अगर उस तरह देते तो। लेकिन हो सकता है कि विकास के कार्यों के लिए लिया हो। लेकिन मुकेश जी एक बात साफ है कि आज का जो आप देखें, अगर स्पीच में जो वायदे थे उसकी क्रेडिबिलिटी, जब सोनिया जी बोल रही थी तो वो कनेक्ट उतना नहीं था जो कि आज मोदी जी ने फिर से एक बार कनेक्ट किया है। तो यही खूबसूरती है कि जब कोई लीडर ऐसा बोलता है और क्रेडिबिलिटी अपना रेस्टोर कर लेता है तो मेरे ख्याल से चीजें बदलती है। वो आज के मोदी जी के भाषण में था जो पिछले 2 भाषणों में नहीं था। मुकेश नायक जी, मैं अश्विनी जाता हूं आपके पास। मुकेश नायक जी, क्या ये समझा जाए कि 4 रैलियों में से मोदी 2 रैली कर चुके हैं तो 50% काम उनका पूरा हुआ? वो तो रैली, अभी और रैली करेंगे देश भर में। रैली और भाषण के अलावा वो कर क्या रहे हैं? आप देखो 8 महीने में परिणाम क्या आए। देश के रोजगार घटे हैं। जो मैंने मनरेगा की आज चर्चा की है कि देहातों में जो मनरेगा की मजदूरी मजदूरों ने की थी, उनके पैसे मजदूरी के खाते में नहीं पहुंचे हैं। और ये मनरेगा स्कीम को फिर से उसका स्वरूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश के देहातों में काम रुके हुए हैं। आज जो कुटीरों का काम है, जो निर्माण काम है, फर्शीकरण का पूरे देश की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अनुज गुप्ता जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, सारे काम में रुके हुए। ठीक है, अनुज गुप्ता जी, क्या 50% काम दिल्ली के मद्देनजर पूरा हो गया मोदी जी की तरफ से? अगर, क्योंकि मुतासिर काफी नजर आ रहे हैं एनके सिंह साहब। देखिए, कल की सभा वास्तव में उतनी अच्छी नहीं थी, भाषण भी शायद उतना अच्छा नहीं था जितना आज है। और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अधिकांश सीटें पश्चिम के उसी क्षेत्र से मिली थी जहां आज मोदी थे। द्वारिका में पानी आ जाना द्वारिका वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 15 साल से वो लाखों रुपए के फ्लैटों वाले स्ट्रक्चर खड़े हुए थे, लोग रहते हैं उसमें, और टैंकरों से पानी सही, मैंने अच्छा या पूरा जैसा भी पानी मिलता है, लेकिन उसके सहारे वो चलते थे। और वो पानी सबसे बड़ी कमी थी वहां की। तो पानी आने से एक तो रियल एस्टेट वहां का उठ जाएगा, और दूसरा जो आज की सभा है, इससे जो टॉनिक मिलेगा वो शायद आगे काम आएगा बीजेपी के। अभी जो मुकेश नायक जी कह रहे हैं, मैं उस बात पे, देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के रूप में इस सरकार को कवर करते हुए कि पिछली सरकार कांग्रेस की और अभी इसमें अंतर यह है कि ये सरकार खैरात बांटने पे विश्वास नहीं रखती है, वो लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। पिछली सरकार का ये था कि लोगों को हम रोजगार दे पाए नहीं दे पाए कुछ भी हो, मगर भाई उनको कैसे भी करके अगर हम गरीबों को गेहूं दे रहे हैं, वो बिल्कुल, मैं उसी पे कह रहा हूँ, तो ये खैरात थोड़ी है। मैं उसी पे कह रहा हूँ, क्योंकि यही सोच एक अंतर है। मुझे ऐसा लग रहा है पिछली सरकार ने 10 साल में, केंद्र सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी खर्च की। उस सब्सिडी का बोझ इतना अधिक होता गया अर्थव्यवस्था के ऊपर कि रुपया, जो डॉलर है, वो 40 रुपए से 60 रुपए पे चला गया। यानी आप जो तेल मंगाते थे वो 1.5 अपने आप हो गया, और जो आपको चीजें विदेश भेजनी पड़ती हैं वो 1.5 सामान भेजने की नौबत आ गई। तो यानी आप कुछ कमा नहीं पा रहे थे, केवल विदेशों का पेट भरने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की सोच में जो अंतर है वो उसका असर आगे दिखेगा। जी, मैं एक ऋचा पांडे जी से भी एक रिएक्शन ले लूं। ऋचा पांडे जी, जब मोदी साहब बोल रहे थे, आप सुन रही होंगी, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मोदी बड़ा नसीब वाला है। मैं खुद से नसीब वाला नहीं हूं, बल्कि 125 करोड़ देश की जो जनता है उसने मुझे नसीब वाला बनाया। तो जब ऐसी नसीब वाली सरकार आना चाहती है दिल्ली में, तो फिर बदनसीबों की सरकार का क्या काम? सुना आपने ये? देखिए, एक रिटॉरिक्स होता है जो चुनाव के पहले होता है, और आज की ये बात नई नहीं है, ये पहले से हम देखते आ रहे हैं चुनावों में कि किस तरह के लुभावने और अच्छे बढ़िया वादे किए जाते हैं। परंतु हम ये 8 महीने से देख रहे हैं कि कथनी और करनी में फर्क है। क्या दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हो गई है? क्या महंगाई कम हो गई है? अगर हम सिंपल चीजें देखें, क्या किसी आम आदमी के, किसी व्यक्ति के जीवन में
कोई सुधार आया है पिछले 8 महीनों में? अगर नहीं आया है तो ये बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े वादों वाला भाषण आज मोदी जी ने दिया। उन्हें तो इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। हमने लोकसभा में अपने सांसद चुनकर लोकसभा में बैठ के काम करने के लिए भेजे हैं, जो कि सड़कों पर इस वक्त दिल्ली की सड़कों पे टोपी लगा के घूम रहे हैं ताकि 4-5 वोट इधर उधर से और मिल जाए उनके नाम पे। तो कहीं ना कहीं फोकस में बहुत गड़बड़ी है। एक जो विजय रथ आपने यशोमेघ यज्ञ चला दिया है, आपको जीत मिल गई, पर आपने उस जीत को ट्रांसलेट करके रिजल्ट में, डिलीवरी में नहीं दिखाया। और अभी जनता की सरकार बनने की जो बारी आ रही है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनने की सरकार बस कुछ ही दिन की दूरी है। 15 तारीख को तारीख भी घोषित कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि मैं शपथ लूंगा। पॉइंट वाइज कैसे पूरे किए जाते हैं? अश्विनी उपाध्याय, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा अंतर मुकेश ने आएगी और सबको जवाब मिल जाएगा। आपको याद होगा, एक केदारनाथ में तबाही आई थी और अभी कश्मीर में आई है। 30 सेकंड है सर आपके पास, उसके बाद मेरे को वाइंड अप करना। केदारनाथ की तबाही से कई गुना बड़ी तबाही आई कश्मीर में, लेकिन कश्मीर को कैसे मोदी जी ने हल किया और केदारनाथ में आपने देखा कितने लोग मारे गए। ये होता है सरकार का असर, ये होता है आपके काम करने का तरीका। जहां तक आपने शपथ का बताया, तो मुझे ही पता चला है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी गए थे हरियाणा, वहां बाबा रामपाल से मिले हैं। बाबा रामपाल ने उनको बताया कि 15 तारीख तुम्हारे लिए ठीक है, तुम शपथ लो। तो इनके गुरु हैं निर्मल बाबा और बाबा रामपाल, ये 2 इनके गुरु हैं। चलिए, तो वो 2 इनको डेट बता देते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं कि जनता के दिलो दिमाग पर मोदी की रैलियां क्या असर डालती हैं, अरविंद केजरीवाल के वादे किस तरीके का असर डालते हैं। अभी ये चुनावी सरगर्मियां और तेजी के साथ बढ़ेंगी, हमारी नजर इन पर बनी रहेगी। समय समय पर ऐसे ही गणमान्य लोगों के साथ पैनल से हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से